बांधवगढ़ कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कथाओं से समृद्ध है, जिनमें से अधिकांश रामायण की कथाओं से ली गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि बांधवगढ़ एक पौराणिक स्थान है जिसका ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। नारद पंचरात्र और शिव पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों से पता चलता है कि ये स्थान रामायण से जुड़ा हुआ है। बांधवगढ़ शब्द दो शब्दों का संयोजन है, बांधव प्लस गढ़, जहां बांधव का अर्थ भाई और गढ़ का अर्थ किला है, इसलिए बांधवगढ़ का अर्थ है भाई का किला। उमरिया की विंध्य पर्वतमाला की एक पहाड़ी पर स्थित एक प्राचीन किले की उपस्थिति के कारण इस अभयारण्य का नाम बांधवगढ़ रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने ये अद्भुत किला अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उपहार में दिया था। बांधवगढ़ किले में मानव गतिविधियों और स्थापत्य तकनीकों के कई ठोस प्रमाण मिलते हैं और रोचक बात यह है कि किंवदंती के अनुसार खंडहर हो चुके इस किले का पुनर्निर्माण दो बंदरों ने किया था, जिन्होंने लंका और मुख्य भूमि के बीच एक पुल बनाया था। इस किले में शिलालेखों और शिलाचित्रों से सुसज्जित कई मानव निर्मित गुफाओं को भी देखा जा सकता है। बांधवगढ़ किला हिंदू धर्म में मानव जाति की युगों में से एक त्रेता युग की एक उत्कृष्ट कृति है, जिसे पुरातात्विक सर्वेक्षणों के माध्यम से ईसा पूर्व काल का सबसे प्राचीन निर्माण माना गया है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आने वाले पर्यटक इस किले का अवश्य दौरा करते हैं। ये स्थान रीवा के महाराजाओं का शिकारगाह रहा है और पूरी जमीन उनकी निजी संपत्ति थी, लेकिन बाद में उन्होंने ये जमीन राज्य सरकार को सौंप दी और 1968 में इस शाही स्थल को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। इस अद्भुत जंगल में आज भी बाघों की बड़ी आबादी पाई जाती है, इसलिए आज बांधवगढ़ को बाघ अभयारण्य माना जाता है। जब पार्क की स्थापना हुई तब अवैध शिकार के मामले काफी बढ़ गए और वन्य जीवों की संख्या घटने लगी, इसलिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों की जीवन स्थितियों में सुधार के लिए कई उपाय किए गए। जल संकट को दूर करने के लिए छोटे बांध भी बनाए गए, जहां वन्य जीवों को कुछ हद तक आश्रय और राहत मिली। साथ ही गांवों को पार्क की सीमाओं के भीतर स्थानांतरित किया गया और वन्य जीव संरक्षण के लिए बफर और कोर क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखी गई। इस प्रकार बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की भव्य यात्रा शुरू हुई और पड़ोसी पनपथा अभयारण्य में टाइगर नेटवर्क परियोजना के तहत इसे 1993 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। बांधवगढ़ पार्क की वनस्पति विविध है और इसमें घने जंगलों वाली पहाड़ियां और घास के मैदान शामिल हैं। साल और बांस प्रजातियां जो आपस में विभिन्न संयोजन बनाती हैं, उस उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती क्षेत्र में प्रमुखता से पाई जाती हैं, जिसमें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का वन स्थित है। इस पार्क में, जिसे तकनीकी रूप से साल वन के रूप में जाना जाता है, अन्य सामान्य वनस्पतियों में साजा, धौड़ा, तेंदू, अर्जुन, पलाश, सलाई और भिर्रा जैसी प्रजातियां शामिल हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में हिरन और अन्य शाकाहारी जानवर पूरे वर्ष वृक्षों, झाड़ियों और घासों से पोषण प्राप्त करते हैं। ये शाकाहारी जानवर बाघ के शिकार का मुख्य स्रोत होते हैं, जो पार्क में अन्य जीव जंतुओं पर प्रभुत्व रखता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का वन्य जीव वास्तव में पूरे जंगल का सबसे आकर्षक हिस्सा है। ये उद्यान विभिन्न प्रकार के जंगली जीवों के लिए प्रसिद्ध है और विशेष रूप से बाघों की सबसे अद्भुत प्रजातियों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। बांधवगढ़ में बाघों की प्रचुरता ने कई पशु प्रेमियों को इस क्षेत्र की ओर आकर्षित किया है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में पाए जाने वाले हर सफेद बाघ का संबंध बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से है। ये भी उल्लेखनीय है कि मोहन पहला सफेद बाघ था जिसे तत्कालीन रीवा के महाराजा ने बांधवगढ़ में देखा था। बाघों की अत्यधिक आबादी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को भारत के सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक बनाती है। ये उद्यान विश्व में बंगाल बाघों की सबसे बड़ी आबादी का घर है। बांधवगढ़ में बाघों की कुल संख्या 70 से 80 है। राष्ट्रीय उद्यान में 3 मुख्य क्षेत्र हैं, जैसे ताला, खितौली और मगधी, और ये तीनों क्षेत्र बाघों को देखने के लिए समान रूप से लोकप्रिय हैं। इसके अलावा बांधवगढ़ में चिंकारा, नीलगाय और बाइसन सहित कई प्रकार के जानवर भी पाए जाते हैं, जो घास के मैदानों में चरते हैं। जैसे ही आप बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के घने जंगलों की सैर शुरू करेंगे, आपको जल स्रोतों या प्राचीन गुफाओं के आसपास नीलगाय, चौसिंघा, चीतल, लंगूर, बंदर, मुंटचैक, जंगली सुअर और श्रृगाल जैसे जानवर देखने को मिल सकते हैं। बांधवगढ़ के वन्यजीव संग्रह में 37 प्रकार के स्तनधारियों के अलावा 250 प्रकार की प्रतलियां और 80 प्रकार की तितलियां भी शामिल हैं। सर्दियों में विशेष रूप से अक्टूबर से दिसंबर तक आपको पैराडाइज फ्लाई कैचर, इंडियन पिट्टा, शिकरा, लंबी चोंच वाला गिद्ध, सफेद पीठ वाला शामा और कई अन्य खूबसूरत पक्षियों को देखने का मौका मिल सकता है। अपनी विविध स्थलाकृति और शुष्क पर्णपाती उष्णकटिबंधीय जैव विविधता के कारण पार्क में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वनस्पति निवास करते हैं और यही कारण है कि दुनिया भर के प्रकृति प्रेमी हर साल बांधवगढ़ के घने जंगलों की सैर करने के लिए आते हैं। बांधवगढ़ की शानदार यात्रा आपको पार्क के हरे भरे वन क्षेत्रों में ले जाएगी, जो विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास स्थान है। इन
राजसी जीवों की अद्भुत झलक देखना बेहद आनंददायक है और बांधवगढ़ में सफारी के अवसरों के साथ आप इसे पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से अनुभव कर सकते हैं। जीप सफारी के साथ आप रॉयल बंगाल टाइगर सहित इन सभी राजसी जीवों को करीब से देख सकते हैं और हमेशा के लिए यादगार पलों को कैद कर सकते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में 2 प्रकार की जंगल सफारी उपलब्ध है, जीप सफारी और हाथी सफारी। लेकिन वर्तमान में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथी सफारी संचालित नहीं है। प्रत्येक प्रस्थान समय पर सफारी के लिए केवल सीमित संख्या में वाहनों को अनुमति दी जाती है, इसलिए अपनी जगह सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम रिजर्वेशन करना महत्वपूर्ण है। सफारी का समय और क्षमता वर्ष और प्राधिकरण पर निर्भर करती है। आरक्षण शुल्क में आपका पार्क प्रवेश परमिट शामिल है। पार्क में अकेले प्रवेश करना अनुमत नहीं है। पर्यटकों को अपने साथ एक गाइड और एक अनुमोदित वाहन लाना अनिवार्य है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को 3 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और बुकिंग करते समय आपको ये तय करना होगा कि आप किस क्षेत्र में घूमना चाहते हैं। मुख्य क्षेत्र ताला सफारी के लिए सबसे लोकप्रिय विकल्प है क्योंकि यहाँ बाघ अक्सर देखे जाते हैं। मगधी एक नजदीकी क्षेत्र है जहाँ बाघ देखने की अच्छी संभावना है, लेकिन ये पार्क की सीमा पर स्थित है। तीसरा क्षेत्र खितावली है जहाँ बाघ कम ही आते हैं, लेकिन ये अधिक सुंदर है और पक्षी देखने के लिए बेहतरीन जगह है। सफारी का सबसे अच्छा समय शुष्क वर्षा की सुबह का होता है। हालांकि हाथी सफारी के लिए आपको बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर से लिखित अनुमति लेनी होगी, तभी इसका आयोजन किया जा सकता है। मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान विश्व के उन चुनिंदा स्थलों में से एक है जहां आप बाघों और अन्य वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक वातावरण में देख सकते हैं। 1993 में बाघ अभयारण्य के रूप में स्थापित बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य अपने आगंतुकों को विभिन्न प्रकार की रोमांचक गतिविधियों और दर्शनीय स्थलों की भरमार प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है। यदि आप रॉयल बंगाल टाइगर और तेंदुए जैसे अनूठे जानवरों को करीब से देखने का रोमांच अनुभव करना चाहते हैं, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सफारी करना सबसे बेहतरीन विकल्पों में से एक है। कहा जाता है कि बाघों की आबादी बांधवगढ़ में अपने उच्चतम स्तर पर है और सरकार और राष्ट्रीय उद्यान के कर्मचारियों के अथक प्रयासों के कारण इसमें वृद्धि भी हुई है। परिणाम स्वरूप बाघों को देखना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। समुद्र तल से लगभग 2624 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह उद्यान एक पहाड़ी की चोटी पर बसा है। यहाँ से दृश्य बेहद मनमोहक है। बांधवगढ़ की सैर करते समय आपको विंध्य पर्वत श्रेणियों के पहाड़ी परिदृश्य और हरी भरी घाटियों के शानदार नजारे देखने को मिलेंगे। ये राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंदरूनी इलाकों में विशाल वृक्षों के घने आवरण से घिरा हुआ है। ये प्रसिद्धता 2000 वर्ष पुराने बांधवगढ़ किले से कुछ ही दूरी पर है। आप इस राष्ट्रीय उद्यान का भरपूर आनंद ले सकते हैं, भले ही किले के अंदर जाने की अनुमति ना हो क्योंकि एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। भारत के अधिकांश राष्ट्रीय उद्यानों की तरह बांधवगढ़ भी मानसून के मौसम में 1 जुलाई से 15 अक्टूबर तक बंद रहता है। अधिकांश पर्यटक नवंबर से मार्च के बीच इस राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा करना पसंद करते हैं, जब प्रकृति हरी भरी होती है, पक्षियों की विविधता अद्भुत होती है और तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। हालांकि दिसंबर और जनवरी में सुबह ठंडक रहती है। बाघों को देखने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से मई के बीच होता है, जब वनस्पति कम और शुष्क होती है और जानवर बचे हुए कुछ जल स्रोतों पर पानी पीने के लिए इकट्ठे होते हैं। हालांकि गर्मी के लिए तैयार रहें, तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, इसलिए इस समय बच्चों को साथ ले जाने के बारे में अच्छी तरह सोच विचार कर लें। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें।